हम लोग एक पूरा पेपर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले मैं अपने तरफ से जो भी एक्सप्लेनेशन है दे देता हूँ। किसी के मन में कोई डाउट आएगा तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे उम्मीद है कि डिस्कशन के समय अगर फोकस किए तो शायद मन में कोई डाउट ना हो। फिर भी अगर किसी के मन में कुछ आ जाए, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डाउट पूछ लेना, ठीक है। ये एक मॉडल पेपर कर रहे हैं, सिलेबस खत्म हो गया है तो हम लोग मॉडल पेपर करें। मॉडल पेपर करने में क्या होगा, मान लीजिए 40 क्वेश्चन है, सिलेबस में 4 चैप्टर है तो हर चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक। ये बुक में देखना, मॉडल पेपर नंबर 1 पेज नंबर 113 में मिलेगा। मिल गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 1। और अगर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को आएगा तो आप लोग बताइएगा, कुछ करेक्शन होगा तो फिर करेक्ट करके हम बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना और फोकस यहीं रखिएगा, फोन वगैरह हो तो साइलेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, द टाइम लॉस्ट बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड नॉर्मल आइडियल टाइम। अच्छा, 4 ऑप्शन है, सही है। हम लोग फैक्ट्री गेट से लेकर जहां काम हो रहा वहां तक जाते हैं, जो समय बर्बाद होता है उसको नाम देते हैं नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। दूसरा है, आइडल टाइम कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू। आइडल टाइम को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? पीस रेट से सुनो, पीस रेट सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पीस रेट सिस्टम से? जैसे तुमको बोल दिया जाए कि जितना पीस बनाओगे उतना ही पैसा देंगे, तो तुम समय बर्बाद करना पसंद नहीं करोगे। बात समझे? कोशिश करोगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पीस बना सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। 3 बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम allowed for a job to a worker is 8 hours and he or she completes the job in 10 hours. The level of efficiency is। अच्छा, ये तो कैलकुलेशन वाली बात है, तो जैसे कुछ लोग किए होंगे तो बता दे रहे हैं, जिनको डाउट होगा उनको हम एक बार लिख के दिखा दे रहे हैं। आपको फॉर्मूला दिया गया था, ये 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला क्या दिया गया था लेवल ऑफ एफिशिएंसी का? लेवल ऑफ एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या था बोलो? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। तो आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 8 और एक्चुअल टाइम वो कितना लिया? 10 इनटू कर दिए 100, ठीक है। एक 0 0 कट गया और 10 इंटू 8 कर दिए, कितना आ गया? 80%। तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको तुरंत समझ में आ जा रहा है, किया हुआ क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, तुरंत आंसर दे पाएंगे। और जो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो लोग फॉर्मूलाज वगैरह एटलीस्ट पहले याद कर ले, जिससे क्या है कि उनको भी कैलकुलेशन ये इजी लगे। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा था, लॉस टाइम लॉस्ट फॉर रूटीन मेंटेनेंस ऑफ ए मशीनरी इन ए फैक्ट्री इज कॉल्ड नॉर्मल आइडियल टाइम। अच्छा, रूटीन मेंटेनेंस के लिए गया है समय, हाँ ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस तो मशीन वगैरह का होगा ही, नॉर्मल आइडल टाइम रहेगा, सी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज 36। 1 घंटे का रेट दिया है 36। इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस देन द रेट ऑफ वेजेस पर यूनिट विल बी। निकालना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं बताओगे, निकाल कर बताओगे। इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 10 मिनट्स, अच्छा 1 यूनिट बनाने में 10 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में कितना बनेगा? 6। अगर लिख के देख लें तो देख लो इधर, अनिकेत डाउट हो रहा होगा तो 5 नंबर है ना। 60 मिनट का 1 घंटा होता है और 1 यूनिट को बनाने में 10 मिनट लग रहा है, मतलब तुम 1 घंटे में 6 यूनिट बना पा रहे हो, दिखा। और 1 घंटे का तुम्हारा टोटल वेजेस दिया है 36 रुपया, दिया है ना। और ये 1 घंटे का है, वेजेस पर आवर 1 घंटे का है, और 1 घंटे में तुम बना रहे हो 6 यूनिट,
तो 6 से इसको डिवाइड कर दो 6 यूनिट से, तो 1 यूनिट का कॉस्ट कितना निकल जाएगा? 6 रुपया। इसलिए ये लोग बता रहे हैं आंसर कितना होगा? 6। 1 घंटे का रेट दिया हुआ है 36 और 1 घंटे में हम लोग बना रहे हैं 6 यूनिट्स। डिवाइड कर दिए, 1 यूनिट का रेट निकल गया कितना? 6। ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है टाइम अलाउड टू डू ए जॉब इज 48 आवर्स। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर who has completed the job workout at 120%, then the time taken to complete the job is 30 to 40। कुछ लोग ऐसे गेस करके बोल दे रहे हैं, कुछ आंसर देख के बोल दे रहे हैं, ऐसा है क्या? 40 आवर्स। निकाल के देखेंगे, निकाल के देखेंगे तो क्लियर होगा किसका सही है, समझे? ये भी तो एफिशिएंसी वाला ही पूछा है और टाइम अलाउड दिया है ना। यहाँ देखो लेवल ऑफ एफिशिएंसी का भी फॉर्मूला दिया गया था ना। 6 नंबर क्वेश्चन है ये, 6 है या 7? 6। ये देखिए यहाँ पर लेवल ऑफ एफिशिएंसी का तो अभी फॉर्मूला आपको दिया गया, क्या है? स्टैंडर्ड टाइम बाई एक्चुअल टाइम इंटू 100, है ना। स्टैंडर्ड टाइम को ही हम लोग टाइम अलाउड बोलते हैं। तो एफिशिएंसी तो तुम्हारा दिया हुआ है 120%, स्टैंडर्ड टाइम दिया है टाइम अलाउड कितना? 48, और एक्चुअल टाइम दिया नहीं है, वही तुमको निकालना है, इंटू 100 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, एक्चुअल टाइम इधर चला आएगा, 48 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। ठीक, 20 से कैंसिल कर देंगे तो 5 और 6 8 इंटू 5 कितना आ रहा है? 40। एक्चुअल टाइम आएगा 40 आवर्स। आया? तुम 32, कुछ मिस्टेक हुआ होगा कैलकुलेशन में। और एक बात और है, कैलकुलेशन वाला सम्स है, ऐसे फटाक से बिना सोचे हुए डिसाइड करके नहीं बोलोगे। कैलकुलेशन वाला सम्स है, आराम से 10-20 सेकंड टाइम लीजिए। एक क्वेश्चन करने के लिए 2 मिनट मिलेगा ना कम से कम। तो कैलकुलेशन वाला सम्स अगर आएगा, कैलकुलेशन वाला ही एमसीक्यू रहेगा, तो आराम से उसमें 30 सेकंड टाइम लो, कैलकुलेशन कर दो। मैं तो बता बता के कर रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, तुमको पता रहेगा तो 10 सेकंड में तुम निकाल लो, समझे? ओके, 7 नंबर देखो। 7 नंबर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। एफिशिएंसी लेवल ऑफ ए वर्कर इज 80%, मतलब उसका एफिशिएंसी लेवल स्टैंडर्ड से कम है। इफ स्टैंडर्ड टाइम फॉर ए जॉब इज 60 आवर्स, देन द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर फॉर द जॉब विल बी, क्या होगा? मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, ऑप्शन ए। क्योंकि अगर उसका एफिशिएंसी लेवल बराबर होता 100%, तब तो वो 60 घंटे में कर देता। एफिशिएंसी लेवल कम है, मतलब उसको काम करने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए ऑप्शन ए होगा, मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक पीस रेट फॉर ए वर्क इज 30 पर यूनिट इन ए वीक। इफ अ वर्कर गेट्स वेजेज एट 33 पर यूनिट, देन हिज एफिशिएंसी अंडर मैरिक मल्टीपल पीस रेट सिस्टम विल बी। तो इसके लिए तो तुमको मैरिक का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाला याद रखना पड़ेगा। उसका नियम क्या है कि अगर 83% तक काम किया है कोई, 83% तक एफिशिएंसी, तो नॉर्मल पेमेंट मिलेगा। लेकिन 83 से 100% जाने पर नॉर्मल का 110% मिलता है। और सम्स में देखो 30 रुपया नॉर्मल है और उसको मिला है 33 रुपए के हिसाब से, मतलब 10% ही तो ज्यादा मिला है, मतलब उसको 110% के हिसाब से मिला है। और 110% वाला उसका क्राइटेरिया क्या था? 83 से लेकर 100 तक वाला। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है, मोर देन 83% और अप टू 100%, ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन का है, टाइम कीपिंग इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग आवर्स। सही है ये लाइन, आपको बोले ना असर्शन पढ़ोगे
ये सोचोगे वो सही है या नहीं, फिर रीजन पढ़ोगे उसको भी सोचोगे वो सही है या नहीं। पहले दोनों को सेपरेट सोचना है, उसके बाद देखना है कि रीजन वाला लाइन असर्शन वाले लाइन से कनेक्ट हो रहा है या नहीं। बात समझे? तब हम लोग डिसाइड करते हैं कि बोथ ट्रू है या बोथ फॉल्स है, या एक ट्रू है एक फॉल्स है। समझे? तो पहला वाला लाइन जो लिख रहा है वो तो करेक्ट है, टाइम कीपिंग इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग आवर्स, इसलिए टाइम कीपिंग मेंटेन किया जाता है। रीजन में बोला टाइम बुकिंग इज यूज्ड टू ट्रैक द वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय। मैंने टाइम बुकिंग हम लोग इसलिए देखते हैं जिससे हम लोग उसको वेजेस पेड कर सकें, ऐसा नहीं है। वेजेस पेड के लिए टाइम बुकिंग नहीं होता है, समझे? तो इसमें असर्शन सही है लेकिन रीजन जो है वो गलत है। और अगर मान लो रीजन गलत हो गया तो फिर वो तो देखना ही नहीं है कि वो रीजन असर्शन से कनेक्ट हो रहा है या नहीं, सिंपली बोलेंगे असर्शन सही है और रीजन जो दिया है वो गलत है। अब ऑप्शन देख लो नीचे, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है कि असर्शन ए इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कैलकुलेशन बेस्ड है। टाइम एज पर टाइम कीपिंग इज 50 आवर्स एंड टाइम एज पर टाइम बुकिंग इज 45 आवर्स। ये जो 5 घंटे का गैप होता है, ये जो 5 घंटे का गैप हुआ 50 और 45 में, ये 5 घंटे के गैप को क्या बोलेंगे? आइडल टाइम। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ आर्ली रेट ऑफ वेजेज इज ₹40 देन द वेजेज पेड फॉर आइडल टाइम विल बी 200। 5 घंटे का गैप हो रहा है और 40 रुपया करके आइडल टाइम का रेट बोला है, 40 × 5 किए 200 आया। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखोगे नेक्स्ट पेज में, द अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फॉर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क इज कॉल्ड। हाँ, काम खत्म किए पैसा मिल गया, वेजेज बोलेंगे। बोनस कब बोलेंगे? जब एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है, समय में बचाया तब तुमको एक्स्ट्रा दिया गया, बोनस है। और अगर एक्स्ट्रा काम करने के लिए दिया गया तब ओवर टाइम है। और ग्रेच्युटी क्या होता है? जैसे तुम काम करके अब रिटायरमेंट हो रहा है तुम्हारा, तो रिटायरमेंट के समय तुमको एक लमसम अमाउंट दिया जा रहा है कि लो अपना जिंदगी के आगे के दिन इसी से गुजार लेना। वो जो लमसम अमाउंट दिया जाता है रिटायरमेंट के समय, उसको बोलते हैं ग्रेच्युटी। समझे? ये वर्ड की मीनिंग जान के कम से कम रखा कीजिएगा, दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ जाए। बात समझे? यहां पर तो सिर्फ बोला है कि हमने अपना काम खत्म किया है, काम खत्म किया है, हमको जो पैसा मिलेगा उसको हम लोग वेजेज बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेजेज आर इंक्लूडेड इन, किस कॉस्ट में इंक्लूड होता है? प्राइम कॉस्ट में। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 में पढ़े थे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, उसमें निकलता था ना रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट वेजेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तीनों को जोड़कर आता है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट वेजेज आ रहा है ना, वही आपसे पूछा है कि डायरेक्ट वेजेज किस कॉस्ट में इंक्लूड होता है? प्राइम कॉस्ट में। अब बोल रहा है इनडायरेक्ट वेजेज किस कॉस्ट में इंक्लूड होता है? 13 नंबर, फैक्ट्री कॉस्ट। क्योंकि जैसे ही प्राइम कॉस्ट आता है, प्राइम कॉस्ट में फिर हम लोग ऐड करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तब हम लोगों को मिलता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो 13 नंबर में ऑप्शन ए होगा फैक्ट्री कॉस्ट। 14 बोल रहा है टाइम स्टडी इज, टाइम स्टडी क्या है? इसलिए थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह पढ़ना भी जरूरी है, इसी के बेस पर आपको इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर मिल पाएंगे। 4 ऑप्शन है, देख लो। फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, टाइम स्टडी इज रीजनेबल मेजरमेंट ऑफ लेबर प्रोसेस ऑफ ए वर्क। लेबर प्रोसेस जो चल रहा है काम में, उसका मेजरमेंट करने के लिए हम लोग टाइम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर बोल रहा है द फंक्शन ऑफ वेजेज पेमेंट डिपार्टमेंट इज आर। ओ अच्छा, वेजेज पेमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम है? पहला काम दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स अमॉन्ग द लेबर। पेमेंट डिपार्टमेंट है, वो क्यों काम बांटेगा? फिर बोला है सुपरविजन ऑफ लेबर वर्क्स, सुपरविजन भी नहीं करेगा। समझे? तुम लोग सिंपली सोचना कि जो ऑफिस में बैठा हुआ आदमी है जिसका काम है
पैसा किसको कितना देना है वो हिसाब करना। वो कभी बाहर निकल के फैक्ट्री में घूम के धूल धक्कड़ में कुछ देखने जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। वो तो बैठ के खाली हिसाब करेगा किसको कितना पैसा देना है। सी नंबर ऑप्शन जो लिखा है प्रिपरेशन ऑफ पेरोल ऑफ लेबर, यही ऑप्शन होगा, प्रिपरेशन ऑफ पेरोल ऑफ लेबर्स। नेक्स्ट बोल रहा है मैनुअल मेथड ऑफ टाइम कीपिंग, कार्ड टाइम, मैनुअल मेथड, कार्ड टाइम रिकॉर्डिंग मेथड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट आइटम इज टू बी नोन फ्रॉम ए जॉब कार्ड, जॉब कार्ड से क्या पता चलता है? ऑप्शन ए होगा स्टार्टिंग टाइम फ्रॉम कंप्लीशन टाइम ऑफ ए पार्टिकुलर जॉब। स्टार्टिंग टाइम से कंप्लीशन टाइम तक की पूरी डिटेल हम लोगों को मिलती है किसमें? जॉब कार्ड में। ये आंसर तुम लोग दे दोगे 18 नंबर। आइडल टाइम इज कंसीडर्ड प्रोडक्टिव टाइम इन कॉस्ट अकाउंटिंग। आइडल टाइम में कहाँ कुछ प्रोडक्टिव होता है? फॉल्स होगा। 19 बोल रहा है व्हाट फंक्शन इज टू बी ह्यूमन फैक्टर इन द केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और क्रिएशन ऑफ सर्विस। अच्छा, किसी चीज के प्रोडक्शन में, किसी गुड्स के प्रोडक्शन में या किसी चीज के सर्विस में कौन सा ह्यूमन फैक्टर काम करता है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो है ना लॉजिक बेस्ड भी होता है। जैसे यहाँ बोला है किसी चीज को बनाना है तो उसमें ह्यूमन फैक्टर कौन सा होगा? रॉ मटेरियल तो ह्यूमन फैक्टर नहीं है, वर्कर जो है वही ह्यूमन फैक्टर है, प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं है। 20 बोल रहा है डिसएडवांटेज ऑफ टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का क्या डिसएडवांटेज है? टेलर क्या नियम बनाया था कि तुम जिस हिसाब से काम करोगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। एफिशिएंसी कम है, पेमेंट कम मिलेगा। एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ेगा तो पेमेंट थोड़ा बढ़ेगा। एफिशिएंसी और बढ़ाओगे, ज्यादा मेहनत करोगे, जान दे दोगे काम कर करके, तुमको और ज्यादा पेमेंट मिलेगा। ये बनाया था ना, तो इसमें तो बहुत सारा डिसएडवांटेज निकल सकता है। नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? अब पहला डिसएडवांटेज क्या लिखा है? नो गारंटी ऑफ मिनिमम वेजेस। सही है, क्योंकि उसमें तो गारंटी होगा ही नहीं, तुम जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा मिलेगा। उसके बाद है शार्प डिफरेंसेस। डिफरेंसेस रहता है, एक आदमी का एफिशिएंसी ज्यादा है, एक आदमी का कम है, तो पेमेंट में भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। नॉर्मल वेजेज रेट इज नॉट अप्लीकेबल, ये भी सही बोला है, नॉर्मल वेजेज रेट अप्लीकेबल नहीं होता है। और डी बोला ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस ही होगा। अब देखो तीनों पॉइंट सही लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, सी भी दे सकते हैं। बताया था मैंने, है ना, ऑल ऑफ दीज ही देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखो, अब यहां से टैक्स का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 20 क्वेश्चन तो कॉस्ट का रहता है ना, और एक तरीका से देखो तो शायद एकदम इक्वल बटा हुआ रहता है। नहीं, 10 रहता है कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर से, 10 रहता है लेबर रेम्यूनरेशन से। अब टैक्स में भी शायद 10 रहेगा कैपिटल गेन से, 10 रहेगा अदर सोर्सेस। सुने, 21 नंबर स्टार्ट हो रहा है, बता रहा है विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 मेंशन द बेसिस ऑफ चार्ज फ्रॉम फॉर कैपिटल गेन। ये तो याद रखना के बात है, बात समझे, कोई लॉजिक नहीं चलेगा यहाँ, ये पूरी लर्निंग प्रोसेस है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑप्शन ए, फिर लिखा है इंडेक्सेशन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिवेंचर एंड बॉन्ड एक्सेप्ट कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड। हाँ, ये भी बात सही है, इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है ना वो डिवेंचर और बॉन्ड के लिए अप्लीकेबल नहीं होता, बस कुछ कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड है जिसपे अप्लाई होता है। ट्रू होगा इसका आंसर। फिर से एक सेक्शन पूछा है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। सेक्शन 47, सेक्शन 47 इसका टिक आउट कर लेना। नेक्स्ट पेज में आइए, क्वेश्चन नंबर 24,
Which of the following is not treated as transfer under the Income Tax Act 1961? गिफ्ट ओके, बोल रहा है कि किसको ट्रांसफर कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहला लिखा है सेल, वो तो हो ही रहा है ट्रांसफर। दूसरा ऑप्शन लिखा है एक्सचेंज, वो भी हो रहा है। तीसरा क्या लिखा है, रिलिंग्विशमेंट। रिलिंग्विशमेंट मतलब क्या होता है? अच्छा, मीनिंग नहीं पता है, गिफ्ट मार दिए हैं? वो भी तो हो सकता था, रिलिंग्विशमेंट भी तो हो सकता था। रिलिंग्विशमेंट का मतलब होता है कि जैसे हम किसी संपत्ति को, मेरा कोई प्रॉपर्टी है, उसका हम त्याग कर दिए, छोड़ दिए। बात समझे? छोड़ दिए तो कोई ना कोई तो लेगा ही, कोई तुम्हारा लीगल हेयर ले, समझे? या कोई तुम्हारे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तुम बोले अब हम मोह माया त्याग दिए हैं, हमको मतलब नहीं है, छोड़ दिए, उसको भी एक्सचेंज माना, उसको भी ट्रांसफर माना जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। गिफ्ट दिया गया है, वो ट्रांसफर नहीं होगा। ऑप्शन तुम्हारा सही था, डी नंबर। नेक्स्ट है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट? हाँ, क्योंकि कैपिटल गेन चैप्टर ही शुरू हुआ था किससे? कैपिटल एसेट से, जिसमें बोला गया था कैपिटल एसेट ट्रांसफर करेंगे तो हमारा जो गेन होगा वो कैपिटल गेन होगा। तो सही आंसर एनी कैपिटल एसेट्स होगा। 26 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सुनो, ये जो वर्ड रहता है ना, जहां बीच में नॉट लगाता है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना, सुने, क्योंकि एक वर्ड के कारण, नॉट के कारण भी आंसर डिफर हो जाता है। वो पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एसेट नहीं है। तो हाउस तो कैपिटल एसेट होता ही है, शेयर भी होता है, ज्वेलरी भी होता है, 7% गोल्ड बॉन्ड, यही ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। इसमें बोला विल बी टैक्सेबल। देखो, स्टॉक कैपिटल एसेट नहीं होता, पढ़े हैं कैपिटल एसेट का मीनिंग। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी कैपिटल एसेट नहीं होता, तो वो भी नहीं आएगा कैपिटल गेन में। पर्सनल कार भी कैपिटल एसेट नहीं होता, तो वो भी नहीं आएगा कैपिटल गेन में। तो लास्ट ही ऑप्शन बच रहा है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर। एक कैपिटल एसेट का मीनिंग जिसको याद होगा वो आंसर दे देगा। 28 बोल रहा है एन एसेट एक्सक्लूडिंग शेयर will be treated as short term capital asset if it is held before the transfer of, क्या होगा? शेयर को छोड़कर अगर किसी को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोलना चाहें, हाँ, ना, इसमें देखो 12 मंथ्स का ऑप्शन है और 36 महीने का है, तो ऑप्शन सी होगा लेस देन 36 मंथ। समझे? वो बोला है शेयर को छोड़कर। अगर वो पूछता शेयर के केस में कितना महीना होता तो बोलते हैं 12 महीने से कम, लेकिन वो बोला है शेयर को छोड़कर किसको तुम शॉर्ट टर्म बोलोगे? 36 मंथ वाला होगा लेस देन 36 मंथ, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन बेस्ड है। मिस्टर आर दास परचेज शेयर्स ऑन 21 जनवरी 2020। इसका कैलकुलेशन बताना तुम लोग थोड़ा, ठीक है? पहले सम समझ लो। मिस्टर आर दास परचेज शेयर्स ऑन 21 जनवरी 2020 वर्थ ₹20,000। सेल प्रोसीड्स है 25,000 का, और सेल कब किया? 16 अगस्त 2024 को। इन द फिनेंशियल ईयर 24-25 हिज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन विल बी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैसे निकलता है? यहां देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। शॉर्ट में लिख रहे हैं, सेल कंसिडरेशन लेते हैं, है ना? कितने में बेचा? कितने में बेचा? 25,000 में। इसमें से माइनस करेंगे
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। देखो 20 में खरीदा था, 24 में बेचा है, मिला। तो ये तो, और शेयर है ना, क्या चीज बेचा था? शेयर। तो ये तो 12 महीना क्रॉस हो गया, लॉन्ग टर्म है। इंडेक्स अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे? कॉस्ट था उसका 20,000 और तुमको इंडेक्स लेना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर से डिवाइड होता है। किस साल के इंडेक्स नंबर से? 2000। कब बेचा था वो, कब खरीदा था वो? 2020 में। ऐसे नहीं बोलोगे 2020 में, जनवरी 2020 में, सुने? क्योंकि ये जो जनवरी 2020 बोलने पर ना, वो कौन सा ईयर आ जाएगा पता है? 19-20 वाला ईयर आ जाएगा। तो 19-20 के इंडेक्स नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। इंडेक्स नंबर सम्स में दिया नहीं है। जब इस तरह कैलकुलेशन बेस्ड सम्स होती है तो उसमें इंफॉर्मेशन पूरा देना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि यहां हमको 2 इंडेक्स नंबर का जरूरत पड़ेगा। एक इंडेक्स नंबर 19-20 वाला जब वो खरीदा था, और एक इंडेक्स नंबर जिस साल वो बेचा है 24-25 वाला। तो 19-20 वाला इंडेक्स नंबर से डिवाइड होगा, जो कि यहां दिया हुआ नहीं है। वो है 289। कितना है? 289। और बेचा कब है? 24-25 में। तो 24-25 वाला इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि है 363। अब ये कैलकुलेट करके तुमको निकालना होगा और उसको माइनस करना होगा, तब आएगा तुम्हारा कैपिटल गेन। अब जरा आप लोग इसका कैलकुलेशन करके बताइए, हम पानी पी लेते हैं। इतना आ रहा है क्या? नियर अबाउट? कुछ पॉइंट में भी होगा, पॉइंट को इग्नोर कर देंगे, बात समझे? ये तो हमारा कैपिटल गेन लॉस में आ जा रहा है 121, माइनस में आ जा रहा है, दिख रहा है ना? क्योंकि सेल्स कंसिडरेशन कम है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है। तो जब ज्यादा होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, मतलब ये गेन नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस में रहा 121 का। ऑप्शन है सम्स में? ऑप्शन नहीं है। कहाँ गया क्वेश्चन? तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें, तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, और ऑप्शन ये दिया हुआ नहीं है। अब सुनो यहाँ पर एक बात, अगर क्या कहता है तुमको इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले प्रैक्टिस करने के समय, उसको इग्नोर करना, क्योंकि फिर उसमें कुछ या तो सम्स में या तो ऑप्शन में कुछ चेंजेस होना चाहिए, बात समझे? प्रैक्टिस करने के समय इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले जिसमें देखे कि ये आ रहा है कैलकुलेशन, और अगर लग रहा है कि तुम सही हो और वो ऑप्शन ना मिल रहा हो, उसको छोड़कर आगे बढ़िएगा, उसमें ज़्यादा दिमाग बर्बाद मत कीजिएगा, बात समझे? कुछ हो सकता है मिसप्रिंट, क्वेश्चन में भी हो सकता है, ऑप्शन में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 नंबर। मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन ऑन 15 मई 2021 वर्थ ₹50,000। खरीदा था कितने में? 50,000 में। एंड सेल प्रोसीड्स ऑफ द मशीन ₹60,000, 60,000 में बेच दिया। On 12 Feb 2025, if the written down value of the machine on that date 45,000, written down value मशीन का दिया हुआ कितना? 45,000, ठीक है, बेचने वाले दिन। Then the income from capital gain of Mr. X in the previous year 24-25 will be, कितना होगा? बोलो,
कोई पर्सन कुछ बोले। देखो एक बात बताना है, बस सुनो, इसमें कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई जोड़ घटाव मत करना। जैसे मान लो 2-3 अमाउंट दिया रहता है, हम लोग जोड़ घटाव करके अपने हिसाब से दे देते हैं आंसर। टैक्स के अंदर में अच्छी बात क्या है पता है? अपना दिमाग लगाना नहीं है, नियम याद रखना है। टैक्स के अंदर में ये खासियत है, अपना दिमाग कम लगाना होता है, नियम ज़्यादा याद रखना होता है। अब सुनना, डेप्रिसिएबल एसेट के केस में एक रूल है कि अगर कोई तुम्हारे पास डेप्रिसिएबल एसेट है, जैसे मशीन डेप्रिसिएबल एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन होता है, तो साल के एंड में या जिस दिन वो बेचा है उस दिन जो उसका रिटेन डाउन वैल्यू कैलकुलेट किया गया है, वही उसका रिटेन डाउन वैल्यू उसका कैपिटल गेन होगा, क्योंकि वो रिटेन डाउन वैल्यू कैलकुलेट ही उसी फॉर्म में होता है। तो सम्स में एक बार ध्यान से देखो, उसमें बोला है कि उसका रिटेन डाउन वैल्यू उस दिन 45,000 था, दिखा? तो उसका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी 45,000 होगा। फिर सेल प्राइस या किसी भी प्राइस से उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक, नेक्स्ट आना। अब अदर सोर्सेस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी तुम लोग आंसर दे पाओगे शायद। रेंट रिसीव्ड बाय ए टेनेंट फ्रॉम अ सब टेनेंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। ठीक है, सब टेनेंट मतलब समझ गए थे, या सब लेटिंग। जैसे हम तुमसे लिए हैं घर किराए पे और हम फिर किसी थर्ड पर्सन को दे दिए, तो हम उस थर्ड पर्सन से जो इनकम कमा रहे हैं उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम सब लेटिंग, और वो जाता है किसमें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। 32 बोल रहा है प्राइस मनी ग्रॉस वोन फ्रॉम हॉर्स रेसेस ₹50,000। हॉर्स रेसेस से हम लोग 50,000 रुपया जीते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड ₹12,000। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस विल बी। क्यों? क्योंकि हॉर्स रेसेस एक कैजुअल इनकम है और कैजुअल इनकम में से किसी भी तरीके का एक्सपेंस माइनस नहीं होता। ये पूरा नोट्स लिखवाए हैं, है ना? तो कोई खर्च माइनस नहीं होगा और डायरेक्ट कितना ऑप्शन होगा? 50,000। उसके बाद लिखा है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी। पहला ऑप्शन है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दूसरा है कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। अच्छा हाँ, अच्छा अभी जैसे बोल रहे हो कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पहला का क्या ऑप्शन बोले? पहला का सी, एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन यूजिंग CII। हाँ सही है। और दूसरा बोल रहे हो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स ऑलवेज ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसी पॉइंट को अभी मैशिनरी वाले में बोल रहे थे, बात समझे, जो 45,000 का ऑप्शन था। तो 1 का होगा सी, 2 का होगा बी, और 3 का कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे निकलता है? सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ऐसे। तो 3 का होगा ए, तो 4 का जो बचा वो क्या होगा? डी। 4 का लिखा है एग्रीकल्चरल लैंड विद इन म्युनिसिपल लिमिट कंसिडर्ड एज कैपिटल एसेट, है ना? एग्रीकल्चरल लैंड रूरल एरिया में होता है तो कैपिटल एसेट नहीं होता है, ये तो म्युनिसिपल एरिया में है तो कैपिटल एसेट होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा दिया है? बी। 1 का सी, 2 का बी, 3 का ए और 4 का डी। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता पाओगे? अब विनिंग फ्रॉम ए पोकर टूर्नामेंट इज सब्जेक्ट टू TDS एट द रेट ऑफ 30%, क्योंकि ये भी कैजुअल इनकम है। कैजुअल इनकम पे फ्लैट 30% रहता है। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन of the income tax act an income will be taxable under the head income from other sources।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 56, ठीक है, हाँ 56 ही होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन में, फैमिली पेंशन इज टैक्सेबल अंडर विच ऑफ द हेड? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये तो डिस्कस किए थे, है ना, फैमिली पेंशन आता है इसमें। फिर इफ द अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन इज 54,000 देन द मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 37 नंबर। फैमिली पेंशन का याद है कितना मिलता था? 1/3 ऑफ सच पेंशन, तो 54,000 का 1/3 निकाल लो, 18 तिया 54 होता है। और एक स्टेट्यूटरी अमाउंट है कितने का? 15,000 का। और बोला गया कि इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसका छूट मिलेगा। मिनिमम कौन सा है? 15,000। तो हमारा आंसर क्या होगा? 15,000, है ना, ऑप्शन बी। 38 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? सैलरी फ्रॉम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। बोला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन सा नहीं आएगा? तो हम कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वहां से हमको पैसा मिल रहा है, वो तो मेरा सैलरी इनकम होगा, तो वही अदर सोर्सेस में नहीं आएगा, ऑप्शन सी। 39 बोल रहा है इनकम फ्रॉम बेटिंग एंड गैम्बलिंग इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो बहुत सिंपल है। मैच द फॉलोइंग, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 29A इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एसेट। 1 का ए ही होगा, देखते जाना, ठीक है। 2 बोला एसेट्स नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ और 24 मंथ्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी वो कैपिटल एसेट ट्रीट नहीं होता है, तो 2 का बी ही होगा। 3 बोला है कैपिटल गेन टैक्सेशन, और इधर लिखा डिफरेंस बिटवीन सेल कंसिडरेशन एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसी को तो कैपिटल गेन बोलते हैं, तो 3 का सी ही होगा। और 4 बोला एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, ये किस सेक्शन में था? 54 EC 54 F, इसी में एग्जेम्पशन था, फॉर्मेट जब लिखवाए तो उसमें था, तो 4 का डी ही होगा। मतलब एक तो एकदम सजा के दिया है, तो कौन सा ऑप्शन में लिखा है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट कर लोगे, ठीक है। तुम लोग ज्यादातर आंसर दे ही पा रहे हो, इसका मतलब पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग भी पढ़िए, 2 महीना बचा हुआ है, कम से कम 15 पेपर सॉल्व कर लीजिए, समझे। अच्छा एक बार वापस से देख लो, 1 मिनट, क्या पता किसी लाइन या किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से डिस्कस कर दूंगा।